स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और अपनी सरकार चुनने का भी। साल 2014 से बीजेपी लगातार 2 बार सरकार में आई है और सफलतापूर्वक सरकार चला रही है। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो मुद्दा जो कई सदियों से अटका हुआ था, उसे बीजेपी सरकार ने न केवल सुलझाया, बल्कि वहां पे अब एक मंदिर जो है वो खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चरण पूजन कर रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ। आंखों की इसका पूरा श्रेय बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, जिन्होंने इस तरह के मुद्दों को न केवल सुलझाया बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, कश्मीर से 370 हटाने का श्रेय भी बीजेपी सरकार को ही दिया जाना चाहिए। इस सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इतने सफल नायक बने हैं कि उन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। बीजेपी कैसे बनी और कैसे हुआ इसका गठन, इसी पर है आज का मेरा ये वीडियो। लेकिन अगर आप राम मंदिर पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू होती है आज़ादी के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में ही बहुत बुरी तरह से दंगे भड़क गए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार थी। उसी सरकार में उद्योग मंत्री थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो बंटवारे के नाम से ही बहुत नाराज थे। दंगों को सुलझाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने एक समझौता किया, जिसका नाम था लियाकत नेहरू समझौता। ये समझौता बेसिकली विस्थापित हुए लोगों की अधिकारों की रक्षा के लिए लिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि इंडिया में तो इन समझौते का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में पूरी तरह से इसका पालन नहीं किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसमें अनुच्छेद 370 जो है संविधान में जोड़ा गया, जिसके हिसाब से आपको कश्मीर में एक अलग परमिट लेना पड़ता था अगर आपको जाना है। जैसे कि किसी भी देश में जाने के लिए आपको एक पासपोर्ट लेना पड़ता है, उसी तरह से। इसके अलावा वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज एक लाल झंडा था, वहाँ के प्रधानमंत्री अलग थे और वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, उन्हें बाध्य किया गया कि वो कश्मीर को छोड़कर चले जाएं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी रोक लगा दी गई। इस तरह की कई नीतियां श्री मुखर्जी जी को नागवार गुजरी और उन्होंने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से बाहर निकल आए। हालांकि आजादी से वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें ये नीतियां बिल्कुल भी नागवार गुजर रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल की यात्रा में गए और वहां पे एक जगह है प्रज्ञा मंदिर, जहां पे उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। उनकी बातें सुनकर और देश के प्रति उनका प्रेम देखकर उन्हें लगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जो 3H वाली थ्योरी है वो पूरी होती दिख रही है। 3H यानी हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड और हार्ट तो उनके पास था, लेकिन उनके जो 2 हाथ थे वो बने डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और फिर 21 अक्टूबर 1951 को बनी भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था दीपक और भगवा रंग का झंडा। जनसंघ के मुख्य मुद्दे थे देश में समान नागरिक संहिता, गौहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म। इन मुद्दों को देखकर ये नहीं लगता कि आज की बीजेपी की ही बात हो रही है। कश्मीर के मुद्दे से तो वैसे भी श्यामा जी गुस्सा थे ही। 8 मई 1953 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में घुसेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ हो लिए और जब वो कश्मीर में घुसे तो उन्होंने अटल जी को कहा कि तुम जाओ और पार्टी का काम संभालो। लेकिन जब वो 11 मई को वापस सीमा पार से लौट रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 23 जून 1953 को उनकी जेल में ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के कारणों का पता ही नहीं चल पाया क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई। इसके बाद जनसंघ पार्टी धीरे धीरे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। साल 1957 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, 1962 में 14 सीटें, 1967 में 35 सीटें और 1971 में 22 सीटें जीतकर जनसंघ पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। अटल जी और दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों ही आरएसएस के भी मेंबर थे, तो उसके साथ जुड़कर उन्होंने पार्टी का काम और जोर शोरों से करना शुरू कर दिया। फिर 1975-76 में अचानक से उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी जिसमें ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से लोगों के छीन लिए जाते हैं, और ये वही दौर था जब जबरन नसबंदी भी कराई जा रही थी।
जो नेता इसका विरोध कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती जेलों में ठूंसा जा रहा था। इससे निपटने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी और जनसंघ ने मिलकर एक पार्टी बनाई 1977 में, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की सरकार भारी मतों से जीत गई। इनके जो प्रधानमंत्री थे वो बने मोरारजी देसाई। लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार सिर्फ मोरारजी देसाई ही नहीं थे। इसके अलावा जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह भी इसके दावेदार थे। जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ होती हैं तो अंदरूनी कलह जो है वो होना स्वाभाविक ही है। सरकार बनने के 2 महीने बाद हो गया बेलछी कांड बिहार में, जिसमें 1 दर्जन दलितों को कुर्मियों द्वारा मार दिया गया। चौधरी चरण सिंह जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उन पर सारा दारोमदार आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो पहले से ही नाराज थे प्रधानमंत्री ना बनने की वजह से, और उन्होंने इसके खिलाफ एक रैली निकाली। बहला फुसलाकर मनाकर उन्हें वापस पार्टी में लाया गया और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, उन दोनों को एक साथ प्रधानमंत्री बनाया गया। देश में ये पहला मौका था जब देश में 2 उप प्रधानमंत्री थे। इतना ड्रामा काफी नहीं था कि एक और बहस छिड़ गई पार्टी के अंदर ही कि एक नेता आरएसएस और जनता पार्टी दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। अब आरएसएस से जो निकले थे नेता वो थे आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उपाध्याय जी। ये तो थे ही आरएसएस की देन, तो ये इस्तीफा कैसे देते। चौधरी चरण सिंह ने 90 सांसदों के साथ सरकार से अपने हाथ खींच लिए। मोरारजी सरकार गिर गई और 15 जुलाई 1969 को चरण सिंह के नेतृत्व में नई पार्टी बनी जिसका नाम था लोकदल। नई सरकार भी बनी जिसको पीछे से समर्थन दिया कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी ने जनता दल की आपसी कलह का भरपूर फायदा उठाया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है चौधरी चरण सिंह को, तो उन्हें जितने भी उन पर केसेस हैं वो सब हटाने पड़ेंगे। लेकिन उन्हें ये नागवार गुजरा और उन्होंने शपथ लेने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया और सरकार भंग हो गई। जनता पार्टी की बिखरती छवि से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किया गया 6 अप्रैल 1980 को, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी और जिसके अध्यक्ष थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1989 में बोफोर्स और करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई और वो चुनाव हार गई। राष्ट्रीय मोर्चे को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया और बनी वीपी सिंह की सरकार। फिर शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन, जिसकी अगुवाई की श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो थे अध्यक्ष उस वक्त भाजपा के, और उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक की। 1996 और 98 में बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें तो मिली, लेकिन मिलीजुली सरकार की वजह से 13 दिन और 13 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं टिक पाई। 1999 में फिर से चुनाव हुए और अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने और इसके बाद उन्होंने ये कार्यकाल पूरा किया। 1998 का वो परमाणु परीक्षण जिसकी वजह से भारत बना एक न्यूक्लियर पावर, और जिसका श्रेय जाता है उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब सरकार थी बीजेपी की। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. और फिर 1999 में हुआ करगिल युद्ध, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त करी। तब भी हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। तो यानी कि जीत का ये सिलसिला बीजेपी ने जो शुरू किया तो वो आज तक बना ही हुआ है। 1996 से 99 के दौरान 2 बार बीजेपी सरकार गिराई गई और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जीतें बताती हैं कि इनका जो दृढ़ संकल्प है वो कितना गहरा था। अटल जी जब भी भाषण देते थे तो पूरा सदन उन भाषणों को सुनता था। उनकी भाषा बहुत संयमित होती थी, लेकिन उनकी आवाज बहुत दूर तक। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। गिरते उठते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सही मुकाम को हासिल किया है और अपने पुराने सभी नेताओं के सपनों को आगे लिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं उस पार्टी को और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यही था आज का मेरा वीडियो और मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।